हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th का 8th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे और इसकी जो कंपोजिशन है, संरचना, इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल में कि क्या है एटमॉस्फेयर। क्या होता है यहाँ पे कि एक ब्लैंकेट देखने को मिलेगी हवा की, एक चादर देखने को मिलेगी हवा की धरती के अराउंड। ये जो धरती है इसके अराउंड एक हवा की चादर देखने को मिलेगी। इसी को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्या होगी? एटमॉस्फेयर यहाँ पे ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे जो एटमॉस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वेपर। एटमॉस का मतलब क्या होता है? वेपर। और यहाँ पे एक वर्ड लिया गया स्पायरा। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्फीयर। इसका मतलब क्या होता है? स्फीयर यानी कि गोला। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्फीयर ऑफ वेपर। क्लियर है? वेपर का यहाँ पे एक स्फीयर देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है, वहां से ये लिया गया है। अब यहाँ पे अब देखो कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे जो खाना है, आप यहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी समय तक यहाँ पे बिना खाए रह सकते हो। जैसे कि 1 महीना या 1.5 महीना आप बिना खाए रह सकते हैं। पानी भी आप यहाँ पे काफ़ी दिन तक, 2-3 दिन यहाँ पे अगर नहीं भी पियोगे तो भी आप जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि एटमॉस्फेयर ना हो, मतलब कि यहाँ पे ये जो हवा है, यहाँ पे एयर की ये जो चादर है, अगर ना हो तो क्या जीवन संभव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जितने समय तक आप सांस रोक के रख सकते हो उतने समय तक ही आप यहाँ पे जीवित रह सकते हो। मान लो कि 1 मिनट, 1.5 मिनट, वटएवर, जहां तक आप सांस रोक के रख सकते हैं। उसके बाद क्या? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यहाँ पे गैसेस नहीं होंगी, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और ना ही जीवित रह पाएंगे। तो जीवन के लिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे अलग अलग गैसेस का मिलके बना होता है। जैसे कि जो ऑक्सीजन गैस होती है ये ह्यूमंस के लिए प्लस एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन जीने के लिए। ये जो अलग अलग गैसेस होती है, यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी अलग अलग गैसेस देखने को मिलेंगी। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स है, धरती की क्या अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या करती है? इस एयर को अपने तरफ यहाँ पे होल्ड करके रखती है। जो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या करती है? यहाँ पे हवा को, एयर को, जो एटमॉस्फेयर है इसे अपने पास यहाँ पे पकड़ के रखती है। तो यहाँ पे जो हवा की डेंसिटी होगी वो सरफेस पे, ये जो धरती की सतह है, यहाँ पे ये जो धरती की सतह है, यहाँ पे एयर क्या होगी? ज्यादा डेंस देखने को मिलेगी। तो यहां पे ये जो, अगर आप देखोगे कि धरती की सतह से यहाँ पे 6 किलोमीटर तक, धरती की सतह से 6 किलोमीटर तक का यहाँ पे ये जो एरिया होगा, 6 किलोमीटर तक, यहाँ पे जो एयर का मास होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 50% देखने को मिलेगा। एयर का जो मास होगा, 6 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा ऊपर, वहां तक जो ये एयर है, ये एटमॉस्फेयर है, इसका जो वजन होगा, मास होगा, वो कितना होगा? 50% आपको देखने को मिलेगा। मतलब मान लो कि पूरा एटमॉस्फेयर का ये जो वजन है 100 किलो मान लेते हैं हम, ठीक है? इसका मास कितना मानते हैं हम? 100 किलो। 6 किलोमीटर तक की इसका यहाँ पे जो वजन, जो मास देखने को मिलेगा वो 50 किलो देखने को मिलेगा। समझ में आया? 50 किलोग्राम देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, गैसेज हो सकती हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं यहाँ पे, गैसेस, वाटर वेपर, ठीक है? ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है उसे डेंस बनाती है यहाँ पे। तो 6 किलोमीटर तक का जो यहाँ पे एरिया होगा, यहाँ पे इसका 50% मास एयर का आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे 32 किलोमीटर तक की बात करें, 32 किलोमीटर तक की बात करें, तो यहाँ पे आपको 99% मास देखने को मिलेगा। किसका?
एयर का या एटमॉस्फेयर का। क्लियर हुआ यहाँ पे 32 किलोमीटर तक 99% देखने को मिलेगा। मतलब उसके बाद यहाँ पे जितनी भी एटमॉस्फेयर आगे लेयर्स होंगी ना, यहाँ पे 400-500 किलोमीटर तक, वहां पे सिर्फ 1% ही यहाँ पे मास देखने को मिलेगा। मतलब जितना भी मास आपको एयर का देखने को मिलेगा वो धरती के आसपास ही, धरती की यहाँ पे जो सतह पे कितने किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर तक ही यहाँ पे ज्यादातर इसका मास देखने को मिलेगा। कितना? 99%। अगर हमने 100 किलो माना है तो 99 kg 32 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। उसके बाद भी यहाँ पे जो आगे एटमॉस्फेयर होगा वहां पे बहुत ही कम, ना के बराबर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका मास देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयर का टेम्परेचर होता है धरती की सतह पे वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में हम आगे डिटेल में 1 by 1 देखेंगे। क्लियर हुआ इतना यहाँ पे? सो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि जो एयर है, अगर हम एयर की बात करें, यहाँ पे इसका कोई कलर होता है? नहीं, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, किसी ने देखा है एयर को कैसी होती है? यहाँ पे नहीं। तो ये क्या देखने को मिलेगी? कलरलेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ऑर्डरलेस भी देखने को मिलेगी। मतलब कि इसकी अपनी कोई सुगंध नहीं होती। जो हवा होती है, जो एयर होती है, इसकी अपनी कोई सुगंध आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आप सोचोगे कि नहीं, यहाँ पे सुगंध तो आती रहती है। अब देखो, अगर मान लो कि किसी के घर में पकोड़े बन रहे हैं, जो पकोड़े बन रहे हैं वहां से जो स्मेल, जैसे हवा चल रही है, वो हवा क्या करती है, उस स्मेल को यहाँ पे उड़ा के कहीं दूर ले जाती है। तो वो यहाँ पे हवा के द्वारा जो स्मेल यहाँ पे उड़ाई जाती है वो आ रही है, ना कि हवा की खुद की यहाँ पे स्मेल कुछ नहीं होता। क्लियर हुआ? अगर कोई गैसेस वगैरह कहीं पे लीक हो रही है, जैसे हवाएं चल रही हैं, तो वो हवा क्या करती है, वो गैसेस को उड़ा के ले जाती है। तो वो उस पर्टिकुलर गैस की यहाँ पे आपको स्मेल देखने को मिलेगी, ना कि आपको हवा की स्मेल देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? जो एयर होती है वो क्या होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, इसकी अपनी कोई सुगंध नहीं होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देख लेते हैं, वायुमंडल का संगठन। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, कंपोजिशन, तो यहाँ पे ये गैस, वाटर वेपर और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, इन सभी की मिलके बनी होती है जो एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे इसकी अगर हम कंपोजिशन, इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम गैसेस के बारे में बात करें, यहाँ पे जो गैसेस, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा आपको देखने को मिलेगी 120 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये धरती है, धरती की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो यहाँ पे जो 120 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा, तो यहीं तक ही क्या होगी, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, इसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, O2। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर, ये भी क्या है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इनकी भी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की, ये भी क्या होती है, कम होती रहती है। तो ये आपको 90 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगा इनकी कंसंट्रेशन, CO2 और जो वाटर वेपर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो इसकी जो कंसंट्रेशन वो आपको 90 किलोमीटर तक की देखने को मिलेगी। जैसे ही आप धरती की सतह पे खड़े हो ना, यहाँ से लेके 90 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, तो सिर्फ इनकी कंसंट्रेशन यहीं तक देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो चलिए अभी हम फर्स्ट टॉपिक गैसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि गैसेस क्या होती हैं। पढ़ने से पहले एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे हम, ये जो अलग अलग गैसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, इनका अगर हम परसेंटेज देखें यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे ये कितना देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 70.20%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 70% यहाँ पे आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कितना देखने को मिलेगा,
95% देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आर्गन जो गैस होती है AR, ठीक है, आर्गन, ये आपको कितना देखने को मिलेगा, 0.95% देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो CO2 है ये कितना देखने को मिलेगा, 0.036% यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये परसेंटेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और भी होती हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं की कंसंट्रेशन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में मैंने लास्ट जो आई थिंक दूसरा चैप्टर था ना, अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर का निर्माण किस प्रकार से होता है, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था इनके बारे में कि किस प्रकार से ये वातावरण में आई हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस। तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पे 78% देखने को मिलेगा। कितना, 78, ठीक है, 78% देखने को मिलेगा। 78% नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन 20, ठीक है, या इसे आप 78% या इसे 21% यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.036%, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन आप देखते होंगे कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ पे एक गैस इतनी ज़्यादा कम है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या किस प्रकार से बढ़ रही है, ठीक है, वो भी अभी हम गैसेस में यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसका आंसर आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम गैसेस के बारे में देख लेते हैं। गैसेस में सबसे पहले हम मेनली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस हैं, बाकी सभी का जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, ये जितनी भी गैसेस हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। अकॉर्डिंग टू दी जो मौसम विभाग वाले होते हैं ना, उनके अनुसार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है। ये क्या करती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये धरती की सतह यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सूरज, यहाँ पे क्या है, सूरज। तो यहाँ पे सूरज से जो रोशनी यहाँ पे धरती की सतह पे आती है, जो सूरज की यहाँ पे इंसोलेशन से यहाँ पे जो किरणें यहाँ पे धरती की सतह पे आती है, ये जो CO2 होते हैं यहाँ पे, ये जो CO2, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, CO2, धरती की सतह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, CO2 क्या करता है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी का काम, ट्रांसपेरेंट का काम करता है। ये इंसोलेशन को तो धरती पे जाने देता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो किरणें होती है यहाँ पे धरती पे जाने देता है। जैसे यहाँ पे इंसोलेशन टकरा के वापस यहाँ पे जाने लगती है, तो यहाँ पे उसके बाद ये क्या करता है, ओपेक का काम करता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शिता। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शिता, मतलब कि ये रोक लेता है। यहाँ पे ये जो रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इन्हें क्या करता है, रोक लेता है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी रेडिएशंस होती है इसमें कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, ठीक है, थैनोस बन जाता है। जैसे थैनोस यहाँ पे वो क्या करता है, डायमंड्स वगैरह जो जेम्स वगैरह होते हैं उन्हें इकट्ठा करता है, ठीक है, शक्तिशाली बन जाता है। तो ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये थैनोस का काम यहाँ पे कर रही है। तो ये क्या करती हैं, ये जितनी भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस यहाँ पे धरती की सतह पे जैसे ये सूरज की किरणें टकरा के वापस जाने लगती है, उन्हें रोक लेता है और यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, वातावरण को गर्म बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वातावरण को गर्म बना देता है। तो यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गर्म कर रहा है। अब वैसे तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है कि धरती को यहाँ पे गर्म रखता है,
अगर तो यहाँ पे ये वातावरण ना होता तो सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पे आती, दिन के समय में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता। अगर तो यहाँ पे ये वातावरण ना होता, गैसेस ना होती, तो दिन में टेम्परेचर यहाँ पे 150, 200, 250 डिग्री सेल्सियस हो जाता। रात के समय में सूरज की किरणें नहीं है तो उस समय में यहाँ पे जो धरती की सतह है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंडी होती कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता, -100 डिग्री, 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो CO2 है ये क्या करता है, यहाँ पे सूरज की जो रेडिएशन होता है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर यहाँ पे होल्ड करके रखता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रात के समय में भी आपको यहाँ पे वातावरण थोड़ा बहुत गर्म देखने को मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट गैस है? यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे जो होता है वो किसके कारण होता है? वो CO2 के कारण होता है। किसके कारण? CO2 के कारण। सबसे पहले यहाँ पे ये जो थ्योरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी यहाँ पे एक स्वीडिश यहाँ पे साइंटिस्ट है, यहाँ पे S. आरहेनियस, ठीक है, यहाँ पे, या स्वाइन आरहेनियस, ठीक है, कुछ ऐसा नाम है यहाँ पे इनका। स्वीडन के यहाँ पे साइंटिस्ट है। 1896 में इन्होंने ही ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो थ्योरी है वो इनके द्वारा दी गई थी। क्लियर हुआ यहाँ पे क्यों दी गई थी? चलिए इसके पीछे ये जो कारण है ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, आगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इक्वेटर है, यहाँ पे ये क्या देखने को मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये कौन सी देखने को मिलेगी? आर्कटिक देखने को मिलेगी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक, ठीक है, या अंटार्कटिक देखने को मिलेगी। जो सूरज होता है वो क्या करता है यहाँ पे? जो सूरज होता है यहाँ पे वो या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्या करता है? वो मूव करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो सूरज होता है वो इन दोनों के बीच में ही मूव करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसर आ जाएगा। यहीं पे जो सूरज होता है वो मूव करता है। तो यहाँ पे सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पे इस एरिया पे आपको देखने को मिलेगी, सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सूरज की किरणें ऊपर क्या जाएंगी? तिरछी किरणें जाएंगी। यहाँ पे क्या होंगी? ठंड ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी तो जो फसलें होगी या जो सब्जियां उगाई जाएंगी वो ठंड में क्या हो जाएंगी? ज़्यादा वो खराब हो जाएंगी, नहीं उग पाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे दिया गया था आरहेनियस के द्वारा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे तरपाल बिछा देते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे बांस यहाँ पे डंडे वगैरह लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे जो तरपाल होती है उसे यहाँ पे बिछा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये क्या करता है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है, मतलब कि यहाँ पे गर्मी, जैसे यहाँ पे दिन में सूरज की तिरछी किरणें पड़ती है यहाँ पे, तो ये गर्मी को क्या करता है? सोख लेता है। तो रात के समय में जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उस समय में यहाँ पे ये जो फसलें होती हैं, यहाँ पे जो सब्जियां उगाई गई होती हैं उन्हें गर्मी दी जाती है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो सब्जियां होती हैं वो सरवाइव कर पाती हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी क्या है कि टेम्पररी बेसिस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के ने आपने बहुत सारे देखे होंगे, अलग अलग खेतों में यहाँ पे ये किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका मेनली काम क्या होता है? यही इनका काम होता है जो अभी मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया। क्लियर है? गर्मी वगैरह यहाँ पे ये सोखने के लिए। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस आपने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यहाँ पे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जल रहे हैं, तो इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण, बड़ा कारण क्या देखने को मिलेगा? डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा। पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। अब
इन्हें ही काटा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती जाएगी। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जिसकी वजह से यहाँ पे सूरज की किरणें आ रही हैं और ज़्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, ये और ज़्यादा किरणें एब्जॉर्ब करेंगे तो गर्मी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो ग्लेशियर्स है यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी डूब चुके हैं पानी में, ठीक है। जैसे कि भारत का इंदिरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ये भी 2003 में डूब चुका है, ठीक है। जो कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ जो साउथ निकोबार आइलैंड है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 2003 में यहाँ पे जो सुनामी आई थी सुमत्रा आइलैंड से, उसकी वजह से ये डूब गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पानी का यहाँ पे लेवल है बढ़ता रहता है, वो इसके पीछे कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ा कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस प्रकार से ये जो गैसेज आती हैं उन्हें वापस जाने नहीं देता, एब्जॉर्ब करता है। अगर तो ये कुछ मात्रा में थी यहाँ पे पहले वो ठीक था, लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से गर्मी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ पे ये भी समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज की किरणें आ रही हैं, तो ये जो सूरज की किरणें वापस यहाँ पे क्या हो रही हैं, रेडिएट हो रही हैं यहाँ पे। तो रेडिएट होने के बाद यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, ये जो एनर्जी है उसे यहाँ पे सोख ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये शक्तिशाली हो रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, यहाँ पे रियल लाइफ थैनोस देखने को मिलेंगे। थैनोस क्या करता है, वो भी एनर्जी इकट्ठी करता है, एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे ब्रह्मांड को नष्ट करने के बारे में सोचता है। आई होप आपने अवेंजर मूवी देखी होगी, तो ये भी थैनोस का काम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे CO2 के बारे में। उसके बाद ओजोन लेयर यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। ये आपको धरती की सतह से जो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक का एरिया यहाँ पे इसके बीच में देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे ये 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे ये 50 किलोमीटर, तो इसके बीच में आपको ये ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। इसके बीच में आपको यहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में ही यहाँ पे ये ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। तो ओजोन लेयर यहाँ पे क्या कर रही है, एक फिल्टर का काम करती है। फिल्टर, जैसे यहाँ पे घर में फिल्टर लगे होते हैं ना, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो पानी होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उसे बाहर निकाल देता है। उसमें से जो साफ पानी होता है वो पीने लायक हम उसे पी लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो ओजोन है ये भी एक फिल्टर का काम करता है। ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब कि सूरज की किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो UV किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, उन्हें यहाँ पे ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आती हैं UV किरणें, ये सूरज की जो UV किरणें होती हैं उन्हें वापस यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। तो फिल्टर करके जो अच्छी अच्छी किरणें होती हैं वो सिर्फ धरती पे ही आती हैं, UV किरणें ये वापस भेज देता है। तो यहाँ पे ये ओजोन के द्वारा ये इतने अच्छे काम यहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमंस के द्वारा, जैसे CFC गैसेज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इमिट की जा रही हैं। चलिए, अब तो यहाँ पे खैर बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट्स के द्वारा भी, या जो इंटरनेशनल जो बैठकें होती है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए जिसकी वजह से इन्हें कम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, CFC बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो CFC गैसेज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है ह्यूमंस के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC हो गया, वटएवर, ठीक है। तो इसकी वजह से CFC गैसेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। ये क्या कर रही हैं, ओजोन लेयर में छेद कर रही हैं, ओजोन लेयर में छेद कर रही है, जिसकी वजह से ये जो सूरज की UV किरणें ये धरती की सतह पे आएंगी। अगर तो ये धरती की सतह पे आती हैं तो यहाँ पे कैंसर और स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे डिसीजेज हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी अगर तो ये धरती की सतह पे आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कारण देखने को मिलेंगे, चलिए एक कारण और बता देता हूँ, अदरवाइज हम
लेयर्स के लेक्चर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन यहाँ पे वो कहाँ पे उड़ते हैं, जैसे ये आपको ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगी, ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर वाली जो लेयर देखने को मिलेगी ये स्ट्रेटोस्फियर देखने को मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर। यहीं पे ओजोन लेयर मिलती है और यहीं पे जो जहाज होते हैं, यहीं पे जो जहाज होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे उड़ते हैं। ये जो जहाज होते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोस्फियर होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बादल देखने को मिलेंगे, वर्षा होती है, अंधेरी, तूफान, वो ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलेंगे। जो स्ट्रेटोस्फियर होता है ये बहुत साफ होता है, यहाँ पे कोई बादल नहीं देखने को मिलेंगे, पंछी कम देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो एरोप्लेन होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। यहाँ पे ये जो फ्यूल होता है इनमें जो यूज़ किया जाता है कैरोसिन, जैसे यहाँ पे ये जलेगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बहुत सारी गैसेस एमिट करेगा, बहुत सारी गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये बहुत सारी गैसेस यहाँ पे एमिट करता है। ये भी क्या करता है, यहाँ पे ये ओजोन जो लेयर है ना O3, ये इसे नष्ट कर रहा है, तो ये भी एक कारण देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे कारण है, ये मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। ओजोन, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। गैसेस के बारे में समझ में आया, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वाटर वेपर, वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, जल वाष्प बोला जाता है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट गैसेस यहां पे देखने को मिलेगी, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में। तो यहां पे जो वाटर वेपर होते हैं ये आपको, जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं, ये धरती की सतह है, यहाँ पे अर्थ है, जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे जो वाटर वेपर होंगे, वाटर वेपर ये क्या होते जाएंगे, ये डिक्रीज होते जाएंगे, ये क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वाटर वेपर डिक्रीज होंगे। और दूसरा यहाँ पे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे ये जो वाटर वेपर हैं डिक्रीज होंगे। क्लियर है। इसके पीछे कारण अभी मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये क्या है इक्वेटर्स, यहाँ पे ये आपको नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, ये आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हैं वाटर वेपर डिक्रीज होंगे। क्लियर हुआ। वाटर वेपर यहाँ पे कैसे होते हैं कि जैसे सूरज की गर्मी, यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो ये पानी होता है यहाँ पे ये भाप बन के ऊपर उड़ने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये देखो, ये पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करेंगे, इतना ज़्यादा गर्म करेंगे कि यहाँ पे ये वाष्पीकरण इसका होता रहेगा, इवेपोरेशन होता रहेगा। तो ये पानी क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। गैस क्या है, यहाँ पे वाटर वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने घरों में बहुत ज़्यादा देखा होगा। अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम थे, यहाँ पे देखो, अब सूरज क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा, इक्वेटर, और यहाँ पे ये आपको पोल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये नीचे साउथ पोल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो सूरज है, ये सूरज, ये क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यही दोनों पे यहाँ पे मूव करता है। यहाँ पे ये जो सूरज होता है, तो सूरज की किरणें जो होंगी वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ेंगी, वो डायरेक्ट यहाँ पे इस एरिया पे डायरेक्ट पड़ेंगी और यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेंगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पानी होगा, यहाँ पे जो पानी आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे जो पानी देखने को मिलेगा, यहाँ पे पानी देखने को मिलेगा, सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ का जो पानी होगा वो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वाटर वेपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इक्वेटर पे। अब यहाँ पे ये जो सूरज है, ये जो सूरज है अब ज़्यादा कहाँ पे रह रहा है, ये ज़्यादा, ये देखो पहले कैंसर पे था, फिर यहाँ पे इक्वेटर पे आया, फिर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पे, उसके बाद फिर इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे तो ज़्यादा रोशनी पड़ेगी डायरेक्ट, तो यहाँ पे इवेपोरेशन होके जो पानी होगा ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा देखने को मिलेंगे इक्वेटर पे। अब यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेंगी ऊपर, तो
इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, जिस कारण यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा और यहाँ पे वाटर वेपर कम देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इक्वेटर से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो वाटर वेपर होंगे ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाटर वेपर डिक्रीज होंगे। अब यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो, ये तो पता लग गया अब कहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे जो एरियाज होते हैं ये भी समझ लो। अब यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ेंगी, यहाँ पे पड़ेंगी। तो ये वाला एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्म। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा। गर्म को यहाँ पे क्या बोलते हैं, उष्ण, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गर्म क्षेत्र हो जाएगा, गर्म एरिया हो जाएगा, या इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इसे टोरिड या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सूरज की गर्मी पड़ रही है ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये गर्म होगा। गर्म को उष्ण बोलते हैं हिंदी में, क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं, और उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन इसे बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे आर्कटिक होगा। यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा ये एंटार्क्टिका होगा, एंटार्क्टिक, ठीक है। ये 66.66 डिग्री पे होता है, नॉर्थ पे देखने को मिलेगा। डिग्री यहाँ ये काट देना, ठीक है। यहाँ पे ये 66.5 डिग्री पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ पे जैसे ही सूरज यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एरिया गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला एरिया ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ही ये सूरज जैसे अभी यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पे मूव करेगा, तो ये वाला जो एरिया होगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गर्म ठंडा, तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे ये पहले तो यहाँ पे शीत उष्ण, तो इसे क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाएगा। और इसे यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोला जाता है, टेम्परेट जोन बोला जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे टेम्परेट जोन क्यों बोला जाता है? तो सिमिलरली इसे भी टेम्परेट जोन मतलब शीतोष्ण गर्म ठंडा एरिया यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे तो सूरज की किरणें क्या पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ पे ये एरिया तो ठंडा ही रहेगा, तो इसे यहाँ पे ये पोलर जोन होगा या फ्रीजिड जोन, ठीक है। ये एरिया ठंडा ही रहेगा, ये एरिया शीत, ठीक है, शीत बोलते हैं हिंदी में, तो ये ठंडा ही रहेगा। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा होगा यहाँ पे ये क्या होगा, टोरिड ज्वाइन या ट्रॉपिकल ज्वाइन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेट जोन, टेम्परेट। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होगा यहाँ पे, फ्रीजिड जोन, ये भी क्या होगा यहाँ पे, फ्रीजिड जोन, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे, ये वाइट वाला यहाँ पे, ये सब ट्रॉपिकल जोन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे ये क्या होगा, सब ट्रॉपिकल जोन होगा, ये सब ट्रॉपिकल जोन होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे ये किस प्रकार से प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे क्रैमिंग कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी वाटर वेपर, अब यहाँ पे जो वाटर वेपर है ये आपको मेनली किस एरिया में यहाँ पे देखने को मिलेंगे ज़्यादा, ये जो ट्रॉपिकल एरिया है वाटर वेपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
तो वाटर वेपर है यहाँ पे, वाटर वेपर ये जो ट्रॉपिकल एरिया होंगे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये हवा में 4% ऑफ एयर देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट वाला हिस्सा होगा ना, यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 4% देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो फ्रीजिड जोन है, फ्रीजिड जोन है यहाँ पे तो सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही हैं, यहाँ पे आपको लेस देन 1% जो वाटर वेपर है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? सूरज की तिरछी किरणें यहाँ पे जा रही हैं। अब यहाँ पे अगर तो सूरज की डायरेक्ट किरणें जाती तो वो बर्फ को पिघला पाते, लेकिन यहाँ पे सूरज की तिरछी किरणें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो बर्फ को नहीं पिघला पाते। बर्फ नहीं पिघलेगी तो वाटर वेपर नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे वाटर वेपर नहीं होंगे तो हवा में यहाँ पे जो वाटर वेपर यहाँ पे ये 1% से भी कम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल जोन है या सब ट्रॉपिकल जोन, यहाँ पे आपको ज़्यादा वाटर वेपर देखने को मिलेंगे। कितना? 4% ऑफ द एयर देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट है तो यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ये जो वाटर वेपर, धरती की सतह पे ये जो वाटर वेपर देखने को मिलेंगे, ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो सूरज की किरणें आएंगी उन्हें यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे जो सूरज की किरणें होंगी, इंसोलेशन, ठीक है, सूरज की जो किरणें होंगी उन्हें एब्जॉर्ब करेंगी यहाँ पे जो वाटर वेपर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये भी क्या करते हैं, यहाँ पे धरती को ना तो ज़्यादा गर्म होने देते हैं ना ही ज़्यादा ठंडा होने देंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो वाटर वेपर होते हैं, जल वाष्प। क्लियर हुआ जल वाष्प के बारे में जितना भी हमने करा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, धूलकण हिंदी में बोलते हैं। तो डस्ट पार्टिकल आपने हर जगह देखने को मिलेंगे, जैसे कि कमरे में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कमरे में दिखते नहीं है। जैसे ही कमरे में सूरज की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी में आपने देखा होगा बहुत ही छोटे छोटे जो बारीक कण होते हैं वो उड़ते हुए दिखेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये धरती की सतह पे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें डस्ट पार्टिकल्स, ये डस्ट यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स ये आपको इनका ओरिजिन बहुत सारी जगहों से देखने को मिलेगा। या तो जो सी साल्ट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे समुद्र में पानी इवेपोरेट होता है, नमक वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये नमक जो होता है ये भी क्या होता है, सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हवाएं चलती हैं, ये भी हवा में उड़ने लग जाते हैं। जैसे मिट्टी के जो कण होंगे, ठीक है, जो फाइन सॉइल होएगी ये भी आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे कण ये उड़ते रहते हैं। और यहाँ पे जो मिटियोर्स होते हैं, जो उल्का होते हैं ना, उल्का जो धरती की सतह से आते हैं, यहाँ पे इस धरती की जो लेयर होती है मेसोस्फीयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ तक आते आते ये जितने भी मिटियोर्स होते हैं, उल्का होते हैं, ये सारे जल जाते हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होकर वो मिट्टी के छोटे छोटे कण बन जाते हैं, ये भी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये भी नीचे बैठते रहते हैं, धरती की सतह पे आते रहते हैं। ठीक है, तो मिटियोर्स देखने को मिलेंगे, ये भी क्या है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है, जैसे कि आग यहाँ पे लगती है अगर किसी चीज़ को, तो वो छोटे छोटे जो कालिक होती है ना वो भी उड़ती रहती है, यहाँ पे सूट SOOT बोला जाता है। ठीक है, ये भी सॉलिड पार्टिकल, ये भी डस्ट पार्टिकल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो डस्ट पार्टिकल्स, अब देखो यहाँ पे सोचो कि कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, डस्ट पार्टिकल्स कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये आपको कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सोचो। ये जो ट्रॉपिकल इस एरिया में क्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे डस्ट पार्टिकल्स, क्या आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज होता है, सूरज यहाँ पे कैंसर से कैप्रिकॉर्न मूव करता रहता है, तो यहाँ पे वर्षा होती रहती है। वर्षा अगर होगी, बारिश होगी, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है,
बारिश में डस्ट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे वर्षा कम देखने को मिलेगी, जहाँ पे वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेम्परेट जोन होगा, यहाँ पे आपको टेम्परेट जोन में डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा करो, क्रैमिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वर्षा होगी, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल जोन में। टेम्परेट जो जोन होगा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, या यहाँ पे ये जो सब टेम्परेट जोन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जैसे बुक में एक चीज और दी हुई है, जैसे कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं प्लस यहाँ पे ये जो साल्ट होती हैं, ये दोनों यहाँ पे मिलके जो वाटर वेपर होते हैं उनके साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन होने के पश्चात यहाँ पे ये बारी हो जाते हैं, बारी होने के बाद यहाँ पे वर्षा के रूप में नीचे बरस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे ये छोटे छोटे कण जो इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें हमने कंपोजिशन के बारे में देखा था कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो किस प्रकार से होती है। गैसेस के बारे में देखा हमने, डस्ट पार्टिकल्स के बारे में देखा, वाटर वेपर्स के बारे में देखा, और यहाँ पे धरती की जो कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं, किस जोन में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।